हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, अब तक हमने जितने भी वीडियो बनाए थे सब क्लास 10th के बेसिस पे बनाए थे। आज हम 12th क्लास के कुछ बच्चों ने बोला कि सर किरचॉफ लॉ का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, बड़ी समस्याएं हो रही हैं, इसके क्वेश्चन एक दो करा दीजिए ताकि हम लोग समझ सकें। हमने कहा चलो ठीक है, फिर आज हम किरचॉफ लॉ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग चलते हैं किरचॉफ लॉ के ऊपर, क्या है कैसे नहीं है। तो आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। कि देखो, किरचॉफ ने दो लॉ दिए। किरचॉफ ने कितने लॉ दिए? दो लॉ दिए। एक का नाम है जंक्शन रूल। क्या नाम है? जंक्शन रूल। अब जंक्शन रूल में किरचॉफ ने क्या बताया था, ये ध्यान से देखना। किरचॉफ के कितने लॉ हैं? यहां पे दो लॉ हैं, एक और दो। एक जो लॉ था इसका क्या, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल, और दूसरा जो था वो लूप या इसको मेश रूल के नाम से भी जानते हैं, मेश रूल। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दो ही रूल हैं और इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। तो किरचॉफ ने ये बताया कि अगर कोई एक जंक्शन है, ठीक है, तो उस जंक्शन पे जितना करंट, जो भी करंट का एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। अब ये क्या जीरो होगा, कैसे जीरो होगा, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक जंक्शन है, ये पॉइंट ऐसे हमने बना दिया, देखो, ठीक, और ऐसे लिया। अब इस जंक्शन पे मान लो ये जंक्शन ए है और यहाँ पे एक करंट आया I1, इधर से एक करंट आया I2 और यहाँ से एक करंट जंक्शन पे आ रहा है I3, और ये तीनों करंट जंक्शन पे मिलने के बाद एक करंट बन के इधर जा रहा है, ये सपोज I4। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। याद रहे रूल क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। सिंपली अब देखो भाई, करंट की बात है तो करंट एक्चुअली में चार्ज के कॉन्सेप्ट पे आता है ना। करंट एक्चुअली में चार्ज इज इक्वल टू IT आता है। तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो आई है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो ये जो जंक्शन रूल है ये बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ध्यान रहे, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, तो पहला रूल जंक्शन रूल क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0 एट ए जंक्शन। भैया देखो, एट ए जंक्शन की बात हो रही है, याद रहे, एट ए जंक्शन की बात हो, इक्वल टू 0। अब देखो कैसे लिखेंगे भाई, जो करंट इस जंक्शन पे आ रहा है उसको हम प्लस में ले लो, जो वहां से जा रहा है उसको माइनस में ले लो। ध्यान रहे, जो करंट जंक्शन पे आ रहा है उसे प्लस में ले लो, जो करंट जंक्शन से जा रहा है उसे माइनस में ले लो। यानी कि आ गया हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों प्लस में तीनों है? बिकॉज ये जंक्शन पे आ रहे हैं और ये जा रहा है, तो इसको ले लिया माइनस में, इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख सकते हो इसको। दूसरा तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, I4 को हमने राइट साइड में ले गए। अब ये क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये और इधर अगर मान लो एक और कोई तुम ले लो, यार ज़्यादा दिक्कत हो तो इधर एक और ले लो तुम, ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने के लिए। एक और चलो I5 भी हमने बना दिया, तो यहाँ वाले में ना तुम्हारा एक I5 और माइनस में आ जाएगा, फिर इक्वल टू 0, और यहाँ पे फिर एक और आ जाएगा प्लस में I5। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन है और I4 और I5 क्या है? लिविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ I इनकमिंग at a junction is equal to sum of I outgoing from the junction, तो इसको सिंपल भाषा में हम ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं। जंक्शन रूल हमारा क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम 0 कर दिया। यहाँ पे हमने फिगर में देखो दिखाया, ये हमारा पॉइंट ए जंक्शन है। पॉइंट ए हमारा क्या है? ये हमारा जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन पे I1 I2 I3 तीन करंट हमारे आ रहे थे, दो करंट जा रहे थे। आने वाले करंट को हम पॉजिटिव में लिखेंगे, जाने वाले करंट को नेगेटिव में लिखेंगे। ध्यान रहे, आने वाले करंट को पॉजिटिव में लिखेंगे, जाने वाले करंट को नेगेटिव में लिखेंगे। लिख दिया यहाँ पे, इक्वल टू 0 कर दिया। I4 I5 लेफ्ट साइड में 0 माइनस में है, राइट साइड में जाने के बाद पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखो भाई,
ये हमारा क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जंक्शन पे पहुंच रहा है, I4 I5 जंक्शन से जा रहा है, तो ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक इनकमिंग, ऐसे कि अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एक नया सा कॉन्सेप्ट मिला है, इसी से हम लोगों ने ये भी बनाया है। तो आप चाहो तो ये पूरा लिख लो, पूरा याद कर लो, दैट्स इट। इतना ही है हमारा पहला रूल, और बेस्ड है, याद रखना किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ये हमारा जंक्शन रूल था, खत्म हो गया। दूसरा रूल पे चलते हैं, मेश रूल। मेश रूल हमारा क्या होता है, इस पे चलते हैं फटाफट। ठीक है, मेश रूल पे चलते हैं, ध्यान रहे, जंक्शन रूल हमारा पूरा खत्म हो गया, मेश रूल पे चलते हैं। अब देखो भाई, अब हमको पढ़ना है मेश और लूप रूल। मेश और लूप रूल क्या कहता है, मेश और लूप रूल ये कहता है कि अगर कोई भी एक हमारा लूप है, कोई भी एक हमारा क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट, अब उसमें जितने भी रेजिस्टेंसेज लगे हों और जितने भी उसमें ईएमएफ कनेक्टेड हो, तो भाई ईएमएफ अगर है तो उस रेजिस्टेंस में करंट भी फ्लो करेगा। तो क्या कहता है लूप रूल कि अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन अ गिवन लूप, प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ current and resistance in a given loop is equal to the algebraic sum of voltage connected across the loop या EMF across the loop। ठीक है, ऐसे ध्यान सुनना क्या कहता है मेश और लूप रूल कि algebraic sum of प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का, तो algebraic sum of प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस in a given loop is equal to the algebraic sum of EMF in that loop। उस लूप में जो भी हमारे EMF है उनका सम, उस लूप में जो भी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है उसका सम आपस में बराबर होता है। हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अब वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, वो एनर्जी से रिलेटेड होता है। सबने पढ़ा होगा, 12th क्लास में हो, 12th क्लास वाले बच्चे सबने पढ़ा होगा कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड होता है, इसलिए मेश और लूप रूल जो है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये किसके बेस्ड पे है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान रहे, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो मेश और लूप रूल हमारा समझ में आया क्या होता है कि किसी भी एक लूप में जितने भी आई और आर के प्रोडक्ट हैं उनका सम कर दो, अलग लिख लो पूरा बाकायदा, और उस लूप में जितने भी हमारे ईएमएफ कनेक्टेड है उनका अलजेब्रिक सम अलग लिख लो, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इस चीज को इस फिगर से समझते हैं। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन रूल भी चलता है। साइन कन्वेंशन रूल क्या चलता है उसको समझो कि अगर मान लो कि हमारा यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन रूल भी चलता है, ध्यान रहे, साइन कन्वेंशन रूल को भी समझ लो यहाँ पे कि साइन कन्वेंशन रूल कैसे चलता है। जैसे मान लो लूप का डायरेक्शन हमने ऐसे कंसीडर किया कि हमारा इधर से इधर को करंट जाना चाहिए, और एक्चुअल में जेन्युइनली उस आर में हमारा करंट इधर से आ रहा है और रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, आई ये है और रेजिस्टेंस ये है, तो यहाँ पे जब इसका प्रोडक्ट आप करोगे तो ये वोल्टेज मिलेगा भाई, आई इंटू आर वोल्टेज ही तो होता है, तो ये हमारा नेगेटिव में मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन लिया वो इस तरीके का लिया, उसमें एक्चुअल में फ्लो किधर कर रहा है, उल्टा कर रहा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कि अगर भाई रेजिस्टेंस भी हमारा यही है, करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम लूप का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में लिए, तो अब इस केस में अब ये वैल्यू हमारा प्लस में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहे कि जब लूप रूल हम अप्लाई करते हैं तो साइन कन्वेंशन रूल का भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर हमने लूप का जो भी डायरेक्शन लिया हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, लूप के दो ही डायरेक्शन आप ले सकते हो, लूप में या तो क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है, या आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे। ठीक, तो जो आपने कंसीडर किया है अगर उसके जस्ट उल्टा किसी आर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा आई और आर का वो नेगेटिव आएगा, और अगर इसके इसी के सिमिलर है, इसी के जैसा है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हम प्लस में लेंगे। और यही काम हमारा सेल के ईएमएफ के साथ भी होता है, सेल के ईएमएफ के साथ भी होता है। अगर हमारा भाई देख लो यहाँ हमने करंट का जो ईएमएफ का एरो जो बना रखा है प्लस से माइनस की तरफ का करंट हमारा देखो कैसे दिखाया है, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, यानी एक तरीके से इसको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि करंट हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ बना हो
ठीक है, तो उसमें हम ईएमएफ जो लेंगे नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पे देखो दिख रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ करंट जा रहा है। भाई यहाँ से ऐसे बना है ना, ये एरो ऐसे बना है, जिसका मतलब हो कि करंट हमारा प्लस से जा रहा है, माइनस की तरफ ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये एकदम एज इट इज है जैसे कि होना चाहिए, तो उस केस में हम ईएमएफ को पॉजिटिव ही लेंगे। और यहाँ पे देखो कि भाई निकलना तो चाहिए करंट प्लस से, लेकिन देखो करंट प्लस के बजाय ऐसे जाना तो ऐसे चाहिए, ठीक करंट, लेकिन इसके देखो उल्टा जा रहा है। तो उल्टा अगर अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट ये वाला सेल, तो उसमें हम ईएमएफ उसका कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो साइन कन्वेंशन ध्यान देना कि अगर सेल अपोजिट डायरेक्शन में करंट को ड्रॉ कर रहा है तो उसका ईएमएफ नेगेटिव लेंगे, और सेल जैसा ड्रॉ करना चाहिए एज इट इज ड्रॉ कर रहा है तो उसका हम ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे। ये तो दो साइन कन्वेंशन है, बेसिक से एकदम, इसको अपने दिमाग में रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट पे और ये चीज़ अप्लाई करते हैं हमारे सामने जो हमने एक लूप बना रखा है इस पे। ठीक है, तो आ जाओ भाई फटाफट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ करके, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें। अब देखो हम यहाँ पे दो लूप बना लेते हैं। ठीक है, हमने बना लिया ये वाला लूप ऐसे, ठीक, ये दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो हमने एक ये बना लिया लूप 1, और इसमें भी हमने ऐसे ही बना लिया, इसको बोल दिया लूप 2। तो देयर आर 2 लूप, एक लूप और 2 लूप। अब लूप 1 ले लेते हैं, चलो कि ये चीज़ लूप 1 में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा यूजिंग लूप 1। अब भाई लूप 1 यूज कर रहे हैं, तो लूप 1 में देखो और भी डायरेक्शन कैसा है भाई, देखा जाए तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ए के तरफ कैसा है ए बी सी डी ए। डायरेक्शन को ध्यान में रखना है एकदम, ए से बी, भाई देखो ये ऐसे लिया है हमने, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बी। ठीक है, अब इसमें हमको अप्लाई करना है, तो जो चीज़ इसके अलोंग होगा ऐसे वो तो पॉजिटिव में लेंगे, और जो जहाँ इससे उल्टा हुआ उसको हम नेगेटिव में ऐड कर देंगे। अब सवाल पे आ जाते हैं कि भैया होता क्या है, यही होना चाहिए कि आई आर इज इक्वल टू ई एम एफ। ठीक है, तो अब देखा जाए तो भैया ए से चले बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जब चले तो हमने देखा जो हमने लूप का डायरेक्शन कंसीडर करा है कि भाई ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ है यहाँ पे। तो I1 और R1 का प्रोडक्ट यहाँ पे पहले आ गया, I1 R1 आ गया। दूसरा बी से सी तक गए, बी से सी में आई तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं। अब सी से डी की तरफ जाते हैं, अब यहाँ देखो सब उल्टा भाई, यहाँ हमारा जो लूप है वो कह रहा है सी से डी की तरफ जाना है, सी से डी की तरफ में हमारा इसमें एक्चुअल में जो कुछ है वो सब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ I2 R2 हमारा कैसे लिख लेंगे, यहाँ माइनस में, माइनस I2 R2। अब यहाँ तक आ गए, चूंकि ईएमएफ राइट साइड में हमें कैलकुलेट करना है तो ईएमएफ को हमें छोड़ देंगे। अब डी से ए तक आ गए, डी से ए तक में कोई रेजिस्टेंस और करंट नहीं है, करंट तो है रेजिस्टेंस नहीं है, और ए से बी तक वाला हम पहले से काउंट कर चुके हैं। तो हमारा सिग्मा IR की वैल्यू इतना मिला। ठीक है, ए बी सी डी लूप में। अब चलो ईएमएफ का काउंट कर लेते हैं, तो ईएमएफ में देखो ए से बी की तरफ, ये तो भाई उसी तरीके से जैसे होना चाहिए। ठीक है, ए से भाई तो इस वाले ईएमएफ को हम कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखा। और ये वाला ईएमएफ देखो भाई लूप के अकॉर्डिंग सी से डी की तरफ, करंट ये डी से सी की तरफ ड्रॉ कर रहा है, तो ये वाला ईएमएफ हमारा कैसा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, लूप 1 से हमें ये इक्वेशन मिल गया, बस इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इक्वेशन लिख लेना है, बाकी सबर रखना है। अब चलो दूसरे लूप पे चलते हैं। अब दूसरे लूप पे चलते हैं यूजिंग लूप 2। अब हम आ गए दूसरे लूप पे। ठीक है, अब दूसरे लूप हमारा कौन सा है भाई, तो हम चलो फिर से ले लेते भाई, ऐसे ही लिया है तो हमने ले लिया डी सी या सी एफ ई डी सी, सी एफ ई डी सी। लो भाई सीधा सीधा भी लिख सकते हो डायरेक्ट सी एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सी एफ ई डी सी, या ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब देखो भाई सी से एफ तक चले, तो सी से एफ तक जा रहे हैं, करंट है रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दिया। इसमें भी वही रूल लगाना है कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा EMF, सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा EMF। तो सी से एफ तक में कोई नहीं है, एफ से ई तक में है। देखो भाई डायरेक्शन तो यही है, डायरेक्शन तो यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें भी करंट हमारा वही आएगा ना, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 हो गया। करंट की वैल्यू है क्या, I1 I2, और रेजिस्टेंस है हमारा R3। अब भैया ई से डी तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं। डी से सी तक में हमको देखो मिल रहा है एक, ये मिल रहा है I2 R2, तो ये फिर से आ गया प्लस में I2 R2 प्लस, क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है उसी के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ कोई माइनस नहीं आएगा। अब इक्वल टू में ईएमएफ की बात कर लेते हैं। ईएमएफ देख लो भाई,
तो पूरा CFED में हमने देखा एक ही EMF है, एक ही EMF लगा है E2, और वो भी जो लूप का डायरेक्शन हमने कंसीडर करा है, ये जो कंसीडर करा है ये भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो ये माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। तो अब यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। दूसरा, अब देखो भाई यही दो इक्वेशन हमारे हेल्प करेंगे, और एक तीसरा इक्वेशन चाहे तो बना सकते हो। क्या बना सकते हो कि भाई I1 + I2, इसमें चाहे तो अगर हम I1 + I2 को I मान लो तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, तो तीसरा कोई बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अब आपके सामने ये दो इक्वेशन है, इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से, एक ये इक्वेशन और एक आपके सामने है ये इक्वेशन, इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से आप क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा वो आराम से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मेश रूल में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। मेश रूल और लूप रूल यही कहता है कि किसी भी लूप में जितने रेजिस्टेंस और उसमें जो भी करंट है, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम उस लूप में जितने भी EMF लगे हैं उन EMF के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि लूप का जो आप डायरेक्शन कंसीडर करेंगे उसके अलोंग जो कुछ भी होगा सब पॉजिटिव में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा सब नेगेटिव में होगा। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि जब हम ABCDA वाला लूप ले रहे थे तो AB वाले में IR एकदम एज इट इज था, I1 R1 को पॉजिटिव में लिया, BC में रेजिस्टेंस है नहीं तो इसको छोड़ दिया, CD में आर्म में जब हम गए तो CD आर्म में इस सेल की वजह से करंट इधर जा रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा था जेन्युइनली, हमने तो ऐसे लिया है, तो इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ देखो माइनस में लिखा है। फिर अब कहीं कुछ रेजिस्टेंस था नहीं तो इस पूरे लूप के रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट हम लोगों ने कर लिया। अब बचा EMF, तो एक EMF ये था और एक ये था, तो ये तो भाई जैसा हमने लूप कंसीडर किया था उसी के अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ कर रहा था, तो इसको हमने पॉजिटिव में लिखा। ये वाला उसके अपोजिट में करंट ड्रॉ कर रहा था इसलिए इसको नेगेटिव में लिखा, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ जो सेम डायरेक्शन में होगा उसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे और जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में होगा वहाँ नेगेटिव में। फिर से ये वोल्टेज का कॉन्सेप्ट पे है, वोल्टेज जो होता है एनर्जी से रिलेटेड होता है, इसलिए जो मेश और लूप रूल जो है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब चलो इससे क्वेश्चन सीखते हैं। अब भैया देखो हमारे पास एक सवाल है, बड़ा सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ है, खाली देखो एक दिया है E1 EMF है 12 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 = 2 ओम, और उसके बाद एक नीचे दिया है दूसरा सेल जिसका EMF E2 है 6 वोल्ट का, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है 1 ओम का, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है जिसका वैल्यू दिया है 4 ओम का। सवाल में पूछ लिया कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। दूसरा पूछ लिया एनर्जी डिसिपेशन इन R, इस R में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, कितना एनर्जी का नुकसान हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का और इस सेल का क्या होगा। हमने कहा चलो भाई सवाल है तो जवाब भी होगा। खैर इसको करेंगे हम लोग मेश रूल से। मान लो भाई ये हमारा पहला सेल है E1, अब E1 पहला सेल है तो ये कोई करंट तो ड्रॉ करेगा ना, कितना ड्रॉ कर रहा है I1। ये E2 है, मान लो ये भाई प्लस से माइनस की तरफ ही करंट जाएगा, तो ये हमारा कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, I2 ड्रॉ कर रहा है। ये हमारा जंक्शन है। अब जब ये वाला इस जंक्शन पे आया करंट और ये वाला भी इस पे आया तो दोनों करंट इसमें चले गए, यानी I1 + I2 R में चले गए। अब इस पॉइंट तक आया, दोनों करंट हमारा यहाँ तक आया I1 + I2। अब I1 + I2 जब यहाँ तक आया तो भाई सेल E1 जो था ये में वाला, इसने I1 ड्रॉ किया, इसने अपना ले लिया इधर, भैया हमको हमारा वाला दे दो, और जो I2 ड्रॉ किया था E2 सेल ड्रॉ किया था I2 करंट, तो इसने अपना इधर ले लिया I2, काम खत्म हो गया। अब हमने नामकरण कर लिया, नामकरण अपने मन से जो माना है वो कर लो। हमने चलो लिख लिया A B C D E F, ऐसे लिख लिया, चारों कॉर्नर का नाम रख लिया हमने लिया कि चलो इस वाले लूप को पहले लेते हैं, ठीक, फिर इस वाले लूप को लेते हैं, ठीक, ये दूसरा लूप लिया। अपने हिसाब से कुछ भी एरो बना लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनाओगे। बस ध्यान रखना कि जो भी आपने लूप का डायरेक्शन लिया उसके अलोंग जो कुछ भी होगा प्लस में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो माइनस में होगा। यहाँ पे भी वही चीज़, एक्चुअली में हमने इसको इसलिए ऐसा बनाया कि ये प्लस से इस वाले आर्म में करंट जा रहा था और इधर से भी करंट इसी में जा रहा था, तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, I1 I2 निकालना है। EMF हमको पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सब कुछ पता है। अब देखो लूप रूल हम यूज करने जा रहे हैं इस सवाल में, ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले हमने लिखा यूजिंग लूप 1, यूजिंग लूप 1 हमारा भाई लूप 1 में आ जाओ। लूप 1 हमारा क्या है, A B C D A,
ABCDA। तो ABCDA में देख लो भाई, यहाँ से A से B तक में कोई करंट के साथ रेजिस्टेंस नहीं है, खत्म। B से C में देखो है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है R1 4 ओम। तो हमने कहा ठीक है, ये आ गया I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस हमारा है 4, तो हमने लिख लिया सीधा 4। भाई लूप रूल अप्लाई करना है तो लूप रूल हमारा यही होता है कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा EMF। ठीक है, आराम से अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ आगे और देख ले यार, कुछ और होगा। C से D में नहीं है, D से A में है। देखो करंट I2 रेजिस्टेंस 1, तो प्लस I2 इंटू 1 इक्वल टू EMF में केवल एक ही है और वो भी सेल के जो हमने लूप का डायरेक्शन लिया है इसी के अकॉर्डिंग है 6 वोल्ट, हमने लिख लिया 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देखो 4I1 आ गया, ठीक, यहाँ से 4I2 और यहाँ से I2, कितना I2 आ गया 5I2 इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। अब यूज करो यूजिंग लूप 2, यूजिंग लूप 2। अब लूप 2 हमारा क्या है भाई, B कुछ भी ले लो ऐसे, यहाँ FBCEF, FBCEF ये हमारा लूप है। इस लूप में आ जाओ, इसमें भी वही लॉ अप्लाई करो कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा EMF, जितने भी हैं सबको जोड़ देना है बस। अब हमने लगा दिया कि भाई F से B में कुछ नहीं है, B से C में है I1 प्लस I2 इंटू 4, तो I1 प्लस I2, ठीक है, ये प्लस में कुछ ज़्यादा बन गया था, 4 प्लस भाई C से इसमें कुछ नहीं है, E से F में है, देखो ये 2 और करंट हमारा यही वाला I1 जाएगा तो आ जाएगा 2I1 इक्वल टू EMF भी हमारा केवल एक ही है 12 वोल्ट का, 12 लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो देख लो भाई 4I1 और 2I1 कितना आ गया 6I1 प्लस 4I2, 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 12। भैया हमने कहा कि देखो 2 से ये सब डिवाइड हो जाएगा, 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 3I1। भाई 2 से सब कटेगा, 2 से सब कटेगा, 2 से ये 3, 2 से ये 2, 2 से ये 6, ये वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6। एक्चुअली में वैल्यू जितना छोटा रहता है सिंप्लीफाई करना उतना ही आसान रहता है, वैल्यू हमारा जितना छोटा होता है सिंप्लीफाई करना उतना ही आसान होता है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन आप लोग करते चले आए हो वैसे कर लो। तो देखो हमने कहा कि ऐसा कर 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जब 1 और 2 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू जो निकल के आएगा I1 का वो आएगा 18/7 एम्पियर। कितना आएगा 18/7 एम्पियर। और जो I2 का हमारा वैल्यू आएगा, भाई अब क्या करना है, I1 की वैल्यू उठा के किसी एक या दो में किसी में भी रख दो, आपको I2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। I2 का वैल्यू जो आपका आएगा वो आएगा -6/7 एम्पियर, -6/7 एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा I1 वाला सेल है यही करंट इसमें भी ड्रॉ कर रहा है और यही करंट इसमें भी ड्रॉ कर रहा है, नहीं ये जा नहीं रहा है, इसका करंट इसमें नहीं जा रहा बल्कि यही करंट इसमें भी भेज रहा है, यही करंट इसमें भी भेज रहा है, तभी ये वैल्यू I2 हमारी माइनस में आ गई है, ठीक है। यानी इसमें करंट ऐसे नहीं जा रहा है, वो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे I1 और I2 आ गए। हमने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, I1 I2 आ ही गए। अब हमको निकालना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। अब भैया ईच सेल तो हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट सेल है, क्योंकि ये जो R1 बना है ये तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है दूसरे वाले का। तो अब भैया हमने कहा कि इसका मतलब कि ये सारे आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये वाला सेल ये वाला रेजिस्टेंस ये सब पैरेलल में है। तो अगर किसी भी सेल का वोल्टेज आपको निकालना है, इस सेल का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो देखने से ही लग रहा है कि ये सब बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा भाई, ये सेल इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है और ये सेल भी आपस में पैरेलल में है, तो इसका रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कोई चीज़ें लगी हों तो पैरेलल वालों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो A से D का है वो पोटेंशियल डिफरेंस B से C का और वही पोटेंशियल F से E के बराबर होगा। तो हमने कहा भाई जब ये सब बराबर ही होगा, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, तो सबको बराबर करने के लिए हमने कहा B से C वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो हमने निकाल दिया B से C का पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC, तो BC में हमारा क्या आ गया भाई, तो BC में है I1 प्लस I2 इंटू R। तो I1 वैल्यू हमारा आया 18/7, I2 की वैल्यू आया -6/7, R की वैल्यू है हमारा 4 ओम। सिंप्लीफाई कर लिया हमने तो 18 - 6 कितना 12/7, 48/7 वोल्ट।
तो ये जो वोल्टेज आया बी और सी के इंड का या इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज आया, यही वोल्टेज हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और इस सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि लिख सकते हो कि पी डी ऑफ ईच सेल, पी डी ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू 48/7 वोल्ट। ठीक, अब दूसरा इसमें जो सवाल था कि एनर्जी डिसिपेशन इन आर, तो भैया एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने भी पढ़ा है हीट वाले चैप्टर में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि भाई यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, I²R, I²R, आई भाई इस रेजिस्टेंस का, और इस रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है I1 + I2, तो सीधी सी बात है दोनों को जोड़ के कि भाई I1 + I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। I1 की वैल्यू पता है आपको कि ये है, I2 की वैल्यू पता है आपको, और दोनों को सम करने पे आ रहा है 12/7, तो सीधी सी बात है आ जाएगा 12/7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4। सिंप्लीफाई कर लो, आपका जो आ जाए वो जूल में आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल हमारा क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। अगर आपको और क्वेश्चन ज़रूरत है तो भैया सीधा हमारी ईमेल आईडी है, मेल करो क्वेश्चन, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।